अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की। 23 सितंबर की रात 3 बजे फैसलाबाद में आखिर क्या हुआ? तलाल चौधरी पर तशद्दुद करके उनकी हड्डियां किसने तोड़ी? इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए पुलिस पीछे पीछे है और तलाल चौधरी आगे आगे। पुलिस की तहकीकाती कमेटी तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करने लाहौर के अस्पताल पहुंची, मगर तलाल चौधरी पहले ही निकल गए। पुलिस टीम फैसलाबाद में खातून MNA के घर भी गई, मगर वो इस्लामाबाद जा चुकी थीं। पुलिस टीम के सरबराह का कहना है मामले की तह तक पहुंचेंगे। सुलह कराना पुलिस का काम नहीं, वो फरीकैन की मर्जी से होगी। सारियां औरतां दे नंबर लो, मैं इत्थे खड़ा हां, जिन्हों मर्जी बुलाओ। 23 सितंबर की रात 3 बजे फैसलाबाद में आखिर हुआ क्या था? मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी के मुताबिक उन्हें तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था। जब पहुंचे तो तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। मेरी बाजू टूटी है। तलाल चौधरी पर तशद्दुद करके उनकी हड्डियां किसने तोड़ी थीं? नून लीगी खातून MNA और तलाल चौधरी ने पुलिस से राबता क्यों किया था? ये सब जानने के लिए पुलिस की इंक्वायरी टीम खातून MNA के घर पहुंची तो वो घर पर न मिली, बयान रिकॉर्ड न हो सका। यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैडम आयशा रजब साहिबा उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात आज नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनका बयान लेंगे। उसके लिए हमें चाहे वहाँ जाना पड़े। पुलिस पार्टी खातून MNA ही नहीं बल्कि तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करने में भी नाकाम रही। तलाल चौधरी तहकीकाती टीम के अस्पताल पहुंचने से पहले ही निकल चुके थे। अंदर जो अमला मिला है उन्होंने कहा है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज स्लिप वगैरह हमने नहीं दी। दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाएगी तलाल चौधरी साहब से। ना MNA मिली ना तलाल चौधरी। पुलिस बयानात रिकॉर्ड करने के लिए चक्कर पर चक्कर काट रही है। आपको पता ही है जो कॉल्स वगैरह चली थी वो आपके नोटिस में, जिस तरह ये हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ बातें सामने आ रही हैं। इस तमाम मामले को मेरा ख्याल है प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि तलाल और खातून MNA से बात करने के लिए जमात के 2 अफराद की ड्यूटी लगा दी गई है। वजीर इत्तलात पंजाब ने भी तलाल चौधरी पर तनकीद की। कहा, तंजीम साजी दिन की रोशनी में होनी चाहिए, रात के अंधेरे में नहीं। अंधेरे में तंजीम साजी का नतीजा हड्डियां टूटने की सूरत में ही निकलता है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर पुलिस को की गई कॉल्स जाली निकली तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेरी बाजू टूटी है, मेरी बाजू टूटी है। तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, रात के अंधेरों में नहीं करनी। मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। ये एक पॉजिटिव मैसेज चला गया है। जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है, उसके रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो बाजुओं और पाँवों की हड्डियां टूटने की सूरत में आते हैं। मेरी बाजू टूटी है, मेरी बाजू टूटी है। आइंदा तंजीम साजी दिन में करनी है। पहली है तंजीम साजी जो रात के 3 बजे होती है, अपनी किस्म की नून लीग ने ईजाद की है और उसमें से फिर तलाल चौधरी साहब ने ईजाद की है। एक साबिक वजीर एक मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली को मिठाई के साथ जाके जो है वो हरास कर रहा था। बेगम सफदर अवान साहिबा की इंटरवीन करने पे कहा कि दोनों तरफ से जनाब हमारा तो कोई लेना देना नहीं। पुलिस की 15 के ऊपर दोनों तरफ से कॉल आए। अगर फेक कॉल आए, फेक कॉल, तो आपका दफा 29D के तहत FIR होती है। तो ऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर जो मैंने दफात आपको बताई है उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। नून लीग में दरार, तफसील जानिए अब से कुछ देर बाद। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज और नून लीग का तलाल चौधरी के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं फैसलाबाद में तंजीम साजी जोरों पर है। तंजीम साजी वाला मामला थोड़ा सा बताएं, ये क्या है? ये इतनी दफो तंजीम साजी किस लिए हो रही है? सहाफ़ी के सवाल पर वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, राना सनाउल्लाह से पूछें क्या चल रहा है। देखिए, ये तो आप ये सवाल आप राना सनाउल्लाह से या जो उनकी लीडरशिप है उससे पूछें, तो मेहनत तो हो रही है। पूछा गया आपके पास क्या इत्तला पहुंची, तो जवाब कुछ यूं दिया। नहीं, मेरे पास तो कोई इत्तला नहीं पहुंची है, लेकिन यही जो मैंने आपके TV में देखा है कि वो तंजीम साजी बड़े जोरों पे है फैसलाबाद में। शिबली फराज की बात पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का जवाब भी आ गया। सभा से गुफ्तगू में कहा, मोटरवे ज्यादती केस का मुल्जिम तो ताहाल पकड़ा नहीं गया और तलाल के बयान के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं।
बयान तो वो उस वक्त ही रिकॉर्ड करवाएंगे जब वो ये चाहेंगे कि बयान रिकॉर्ड कराएं। मरियम नवाज साहबा का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा मामले को सियासी बनाया जा रहा है, मामला जो भी है पार्टी रहनुमाओं से पूछगछ होगी। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने कौमी असेंबली का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। खातून लीगी रहनुमा ने ट्वीट में लिखा कि मेरा किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके मेरी इज्जत पर सवाल ना उठाया जाए। मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ और एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि क्या नून लीग के घोंसले से परिंदों की उड़ान शुरू होने जा रही है। लीगी एमपी मियां जलील शरकपुरी कायद की तकरीर के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कहा नवाज शरीफ के इदारों और कौमी मफाद के खिलाफ बातों ने दिल दुखाया है। कायद को ऐसी कमज़ोर बात नहीं कहनी चाहिए थी, शुकौस नोटिस मिला तो उसका जवाब दूंगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी लीगी एमपीए को धमकी दे दी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ ने जज्बात में आकर इदारों के खिलाफ बात की, उन्हें हौसला करना चाहिए था। मियां जलील शरकपुरी अपने बयान पर डट गए। किसी फर्द के साथ अगर नाराजगी है उसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी एक जनरल के साथ, किसी एक जज के साथ, अदारों के खिलाफ नहीं। अदारे हमारे कौमी अदारे हैं, हमारा कौमी वकार है। मीडिया से गुफ्तगू में मियां जलील शरकपुरी बोले, फौजी वोट डाल सकता है तो अपनी राय भी रख सकता है। फौज हमेशा ताकतवर रही है, लेकिन डिक्टेटरशिप तमाम सियासी पार्टियों में मौजूद है। मिलिट्री हमेशा स्ट्रांग रही है, मिलिट्री ने बार बार रूल किया है, इसको कौन झुठला सकता है? और क्या मिलिट्री हमारी पाकिस्तानी या तो इंडियन मिलिट्री आके कब्जा कर दो हम कहें, जब हमारी मिलिट्री है वो भी पाकिस्तानी है। लीगी एमपीए के मुताबिक शहबाज शरीफ हमेशा मोहतात रहे, कमजोर बात तो हमजा शहबाज भी नहीं करते। दूसरी तरफ पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज चौधरी ने जलील शरकपुरी से मुलाकात की और उनके मौक़िफ़ को सराहा। इजाज चौधरी का कहना था कि नून लीग के अरकान पार्लियामेंट मफरूर नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और एहसन इकबाल ने जलील शरकपुरी को आइंदा इंतखाबात में टिकट ना देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं उन्होंने खुशामद की तो सियासत करके कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। एहसन इकबाल ने बताया कि तलाल चौधरी मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। वो समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। समझता हूँ कि ऐसे ही ज़मीर फरोश सियासतदान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, जो अपने ज़मीर की बात करने की बजाय एक खुशामद की सियासत करते हैं और बिला वजह कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाते हैं। आपका कहना है कि शरकपुरी साहब को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। जो लोग भी पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, वफादारी तब्दील कर चुके हैं, वो पार्टी का टिकट लेने के हकदार नहीं रहे दोबारा। हम भी इसकी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक कोई हकायक क्लेरिफाई नहीं होते, उनको ये फाइनलाइज नहीं किया जाता, किसी किस्म की स्पेकुलेशन जिससे किसी खातून की हित तक हो, ये मुजरिमाना फेल है जिसको लोग सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जाती उम्रा में खुद तज़ब्ज़ुब के साए मंडला रहे हैं, घेरा तंग हो रहा है। नून लीग चाहे तहरीक चलाने का ऐलान करे, बयानिए पर बहस कराए या रात 3 बजे तंजीम साजी करे, हुकूमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शरीफ एक कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर शख्स हैं, उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी उनसे इत्तेफाक नहीं करते। ये समझते हैं कि उनका जो लीडर है वो अपने ज़ाती मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तहरीक वो चलाना चाहते हैं, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। उनका मकसद तो यही है कि हुकूमत को किसी न किसी तरीके से गिराया जाए। सारा जो मुल्क में एक बेयकीनी, एक इस तरह तज़ब्ज़ुब की कैफियत क्रिएट करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी पार्टी में क्रिएट हो गई है। घेरा है वो इन पे तंग होता जा रहा है। उनके पास यही एक हुकूमत को ब्लैकमेल करने की एक कोशिश है। अब वो कहते हैं कि जी हम इस्तीफ़े देंगे। बिल्कुल इस्तीफ़े दें, सर आंखों पर आप इस्तीफ़े दें, हम इलेक्शन कराएंगे। आपसे इनके लोगों ने राब्ता किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे राब्ते भी किए हैं और राब्ते कर रहे हैं। नवाज ग्रुप को आप अब कई हिस्सों बखरों में देखेंगे। तहरीक चलाने का ऐलान करें, रात को 3 बजे तंजीम साजी करें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। इन्होंने अपने आगे सियासत का नाम लगाया हुआ है, असल में ये कारोबार करने के लिए सियासत में आते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तकरीर के खिलाफ लंदन में उनकी रिहाइशगाह के बाहर पाकिस्तानी नय्याद शहरियों ने एहतजाज किया। गो नवाज गो के नारे भी लगा दिए। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो,
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया हुकूमती इजलास मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के हसास कौमी मामले को सियासत की भेंट ना चढ़ाए। एहसन इकबाल का कहना है अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वज़ीर आज़म का भी इलेक्शन होगा। बिलावल भुट्टो तो पहले ही शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा कर चुके। ट्वीट में कहा कौमी असम्बली के स्पीकर और वफाकी वज़रा का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं। कौन सी इंतखाबी इस्लाहात, कैसी इंतखाबी इस्लाहात? अपोजिशन का हुकूमत से किसी किस्म का ताउन ना करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मामला मसला कश्मीर से जुड़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली को वहाँ के इंतखाबी उमूर में मदाखलत का इख्तियार नहीं। शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने कौमी मफाद में अपोजिशन के हर ताउन को ठोकर मारी है। एहसन इकबाल को अपोजिशन के इस्तीफों की सूरत में हुकूमत जाती नजर आने लगी। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फिर वज़ीर आज़म इलेक्शन नहीं कराएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, फिर वज़ीर आज़म इलेक्शन कराने के पोजीशन में नहीं होंगे, फिर वज़ीर आज़म का भी इलेक्शन होगा। बिलावल जरदारी तो पहले ही गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में वफाकी हुकूमत की मदाखलत की मजम्मत कर चुके। पीपी चेयरमैन ने ट्वीट में कहा था कि कौमी असम्बली के स्पीकर और वफाकी वज़रा का इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं। और मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि लगता है नवाज शरीफ किसी की अंडरस्टैंडिंग से ही बाहर गए, लेकिन उनकी हुकूमत से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। पंजाब हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए कि जो मेडिकल बोर्ड ने बताया क्या वो दुरुस्त था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाना मुश्किल तो है मगर हम उन्हें लाएंगे। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। तहकीक करनी चाहिए क्या ये वाकया ही सही मानों में उनकी वो कंडीशन थी जो उस वक्त के मेडिकल बोर्ड ने प्रेजेंट की। बात तो यही लगती है कि शायद किसी की अंडरस्टैंडिंग से गए। अब अगर ये जहाज़ वाले के साथ मिले हुए थे या लेबॉर्ट्री वाले के साथ मिले हुए थे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वापस तो हम बिल्कुल ला सकते हैं और इंशाल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। आएंगे तो ये मुश्किल से। ये किस किस्म के लीडर हैं? जब बुरा वक्त आता है तो वर्करों को छोड़ के भाग जाते हैं। मफरूर साहबजादे सलमान शहबाज को भी वापस बुलाना चाहिए। 3.5 अरब रुपए की तो मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ उसके अकाउंट में हुई हुई है। फैमिली के अंदर एक स्प्लिट तो है, जो बड़ा हिस्सा है लूट का वो नवाज शरीफ साहब को मिला। शहबाज शरीफ और इनका खानवादा जो है वो ये समझता था कि इन्हें कम हिस्सा मिला तो इन्होंने अपनी लूट का बाजार गर्म किया। शहबाज शरीफ के बच्चों के जो बिजनेसेस हैं उन सब कारोबार को करने के लिए जो सीड मनी है वो इन टीटीओ में से निकाला जाता है। जब मरीम साहिबा को ये एहसास होता है कि शायद शहबाज साहब जो हैं वो लीड ले रहे हैं तो उस वक्त कुछ ना कुछ वो आके रंग में भंग डालने की कोशिश करती हैं। वो कोई ना कोई एक ऐसा नया बयानिया खड़ा करके ये याद कराती हैं कि लीडरशिप की दावेदार मैं भी हूँ। चौधरी शुगर मिल में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं। जिस तरह से उसमें एक सऊदी ख़ानदान है, 3-4 लोग हैं जिनका नाम इस्तेमाल करके मेजर पैसा डाला गया है। उनकी तफ्तीश होना बाकी है। कहाँ से बचेंगे भट्ट साहब? अगर डील हुई है तो शहजाद अकबर ही बताएं कि किसने किससे डील की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने सवाल उठा दिया। शेख रशीद के सवालात को भी बेमानी करार दे दिया। तो मुझे बुनियादी तौर पे ऐसे लगता है या ये द्रोहगो हैं या ये बदनीयत हैं। पहले फैसला भी खुद करता है और बाद में कहता है कि ये किसी डील का नतीजा है। अगर इनको ये पता है कि इनके पीछे बैठे तो ये किसके ऊपर इल्जाम, ये बताएं कि ये अगर कह रहे हैं कि डील तो किसके साथ दी। मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके वकला हैं शरीफ फैमिली के, शहबाज साहब के वकला, मैं उनसे दरख्वास्त करूँ कि एक इस्तगासा दायर करें जी। और उसमें इसको बुलवाएं और उससे ये पूछें कि तुम जिसको शहादत कहते हो वो कौन सी शहादत है। कैसा किसी एक चीज के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट को शहादत के तौर पे तस्वर कर सकते हो जब तुम जुर्म का इल्जाम ही नहीं लगा पाते। शेख साहब ने जो कल बातें की उनके किसी सवाल का कोई वजन ही नहीं रह गया। अगर आप सिर्फ उनकी किताब में से उर्दू के रोजनामे में एक कॉलम छपा है जिसमें 12 सवाल उन्होंने उठाए। उन 12 सवालात के बाद क्या शेख रशीद के पास कोई हक रह जाता है कि किसी से कोई सवाल पूछेगा? शेख रशीद अगर कोई सवाल उठाते हैं तो पहले इन सवालात के जवाब दें। जबकि पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं बानी मुत्तहिदा की तरह नवाज शरीफ पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। वोट को इज्जत दो का कहने वालों ने हमेशा नोट को इज्जत दी। नवाज शरीफ अब कोर्ट को इज्जत दें और पेश हो जाएं।
वो लोग जो आज वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, इन्होंने नोट को इज्जत दी। वोट को भी इज्जत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह 25 जुलाई 2018 को। लेकिन अब मैं नवाज शरीफ एंड कंपनी से कहता हूँ कि कोर्ट को इज्जत। कोर्ट कहती है कि मिस्टर मफरूर, मिस्टर भगोड़े वापस आ जाओ। और वो भगोड़े वहाँ बैठ के जो लंदन की रोडें छापते थे, इधर आते हुए उनकी टांगे काटती है और वहाँ बैठ के अटैक करते हैं। कहते हैं कि हमने उनके खिलाफ तहरीक है जो इमरान खान को लेकर आए हैं। अरे भाई 22 करोड़ पाकिस्तानियों के खिलाफ तहरीक कैसे निकालोगे? नवाज शरीफ वो जबान बोल रहा है जो अल्ताफ हुसैन बोल रहा था। लंदन में पता नहीं पानी में क्या मिल गया है जाकर, जो वहाँ का पानी पीता है वही बक करने लगता है। डिमांड करते हैं जिस अंदाज से अल्ताफ हुसैन पे बैन लगा, नवाज शरीफ के ऊपर भी इस मुगल्लिज़ात बकने के ऊपर बैन लगना चाहिए। वैसे भी मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नाइट पार्टी बन चुकी है। कल तलाल साहब कह रहे हैं रात को 3 बजे मुझे कैबिनेट मीटिंग के लिए, सियासी मीटिंग के लिए बुलाया, तंजीम साजी के लिए। दिन में तो इनकी तंजीम साजियां हो नहीं सकती। खबर कराची में गुज़श्ता रोज M9 मोटरवे पर वैन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। पुलिस हादसे का सबब बनने वाली कार को तलाश कर रही है। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। M9 मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब खौफनाक हादसा। कराची आने वाली एक कार का बोनट अचानक से खुलकर उड़ गया, जो हैदराबाद से आने वाली वैन से टकरा गया। ड्राइवर ने बचने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार वैन कलाबाजियां खाते हुए कच्चे में जा गिरी और शोले बुलंद हो गए। वाकये में जख्मी होने वाले ने सारा अहवाल बता दिया। गाड़ी जो पलटी है, पलटते आग लग गई। आग लगते इतनी तेजी से आग लगी कि उसमें नहीं निकलने की हिम्मत नहीं थी। मेरे को कई जनों ने निकाला बेचारा। हादसे में 23 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 15 दम तोड़ गए। सिविल बर्न सेंटर कराची में 5 जबकि हैदराबाद के सिविल अस्पताल में 3 जख्मी जेरे इलाज हैं। मोटरवे पुलिस का कहना है मुमकिना तौर पर कार का ड्राइवर बोनट बंद करना भूल गया हो। शायद ये इसका लॉक इसने नहीं लगाया होगा, कहीं पे इसने पानी नहीं चेक किया या कुछ ऐसा हुआ है, इसने लॉक सही नहीं किया और ये वहाँ पे उसको प्रेशर अचानक मिलने की वजह से ये इसके साथ ये हादसा हुआ है, ये निकल के लगा है। मोटरवे और नूरियाबाद पुलिस ने सफेद कार की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। M9 मोटरवे हादसे में जाँ बहक 15 अफराद के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं। लाशों को सोहराबकोट सर्दखाने में रखा गया है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। M9 मोटरवे हादसा 15 अफराद की जानें ले गया। हादसे के बाद आग इस शिद्दत से लगी कि झुलस कर जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त ही न हो सकी। DNA के लिए सैंपल्स ले लिए गए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, किसी की ना दौलत चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। सिविल बर्न सेंटर के बाहर रोती गिड़गिड़ाती ये है फहमीदा खातून, जिनकी बेटी, दामाद और नवासी भी बदकिस्मत वैन में सवार थे। नवासी को तो दामाद ने शीशा तोड़कर निकाल लिया, मगर खुद बुरी तरह झुलस गया। फहमीदा खातून कहती हैं इसकी बेटी का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। इरफान नाम है उसका, मेरा दामाद बहुत ज्यादा जल गया है। बेटी का मेरे कहीं पता नहीं चल रहा। हम हैदराबाद, कराची, कोई अस्पताल हमने छोड़ा नहीं है रात से अब तक। तीसरा के तो मैं इधर आ चुकी हूँ। तो मुझे बताए ना हुकूमत की कैसे ड्राइवरों को गाड़ी दी हुई है तुमने। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट बर्न सेंटर पहुँचे और जख्मियों की इयादत की। कहा वैन में CNG सिलेंडर मौजूद था। आग कैसे लगी इसकी तहकीकात जारी है। CNG व्हीकल्स पे बिल्कुल बैन इम्पोज किया हुआ है और ये चेकिंग्स कराची में भी चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। अब ये वैन कैसे स्लिप हुई है, वहाँ से कैसे निकली है, कल एक इन्वेस्टिगेशन टीम मुरतब कर दी गई है और वो विदिन 3 डेज रिपोर्ट सबमिट करेगी। बर्न्स वार्ड में जेरे इलाज 5 जख्मियों में 3 मर्द और 2 बच्चियां शामिल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लाहौर से खबर, जहां 55 साला शख्स ने अपनी नई नवेली 20 साला दुल्हन को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। शादी के 4 माह बाद ही लड़की कत्ल हो गई। खामद ने भी कनपट्टी पर गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली।
अफसोसनाक वाकया पेश आया गुलशन रावी के इलाके में। मुलजम कफील ने शकीला को फायरिंग का निशाना बनाया। वारदात के बाद घर से निकला और रात भर सड़कों पर घूमता रहा। सुबह के वक्त मुकामी शादी हाल के करीब खुद को कन पट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शकीला के लवाहिकीन के मुताबिक बिला वजह झगड़ा कफील का मामूल था। मैं गया था उधर, तो उनकी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। उधर से फिर मैं सुलह करा के हंस खेल रहे थे, तो मैं आ गया हूँ इधर काम पे, ठीक है। तो सुबह वो ऐसा उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर ना भाई इधर आओ कि आपका था मसला बना है। मेरा नहीं गुजारा है तो मैनू वेला की हाल मेरे घर मैं पुत्र मैं सवेरे आ जाती, मैं इहदा इलाज करा दी। मैं उन्होंने फिर आख्या पुत्र वेला तेन कि सोने रंगी धी मैं दे दी, मैं घुस गई हाँ, मेरी गलती हो गई मेरी थी। पुलिस ने दोनों लाशें मुर्दा खाने भिजवा दी और कहा है कि हकायक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 में कचरा कुंडी से इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां मिली हैं। बात करेंगे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, पुलिस का क्या बताना है इस मामले से मुताल्लिक? देखिए, बिल्कुल ये डिफेंस फेज 1 है जहां ज़ेर तामीर एक बेंगलो है, उसके कचरे खाने से कुछ इंसानी हड्डियां मिली हैं। इन हड्डियों में 7 खोपड़ियां शामिल हैं, जबकि इसके अलावा उसमें हाथों की हड्डियां भी हैं। पुलिस का ये कहना है कि हड्डियां काफी पुरानी लगती हैं और मुमकिन तौर पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए इस तरह की हड्डियां इस्तेमाल करते हैं, तो मुमकिन तौर पर ये उनकी जानिब से फेंकी गई हो। ताहम जो हड्डियों को तहवील में लेकर मामले की मजीद तफ्तीश की जा रही है। शाहनवाज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अयूब खान के दौर से अब तक किसी ने कराची को इसका हक नहीं दिया। फैसला करना होगा हुकूमत कामयाब है या नाकाम। उनका कहना था कि 14 अक्टूबर को चतराल तक यौम यकजहती कराची भी मनाएंगे। हुकूक कराची रैली का अहवाल जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से अवामी ताकत का मुजाहिरा, शारई कादीन पर मैदान सजाया और हकूक़े कराची के लिए आवाज़ बुलंद की। जलसे में शरीक कारकुनान से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक ने मुल्क की सूरत हाल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। तीनों बड़ी जमातों ने आपके शहर को भी तबाह किया और पाकिस्तान को भी तबाह किया। इनके पॉलिसियां एक है, वर्ल्ड बैंक और IMF के गुलामी की पॉलिसियां, इनकी खारिजा पॉलिसियां एक है। इसलिए हमने अज़म किया है कि हम मुल्क भर में अवाम की तर्जुमानी करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में मर्दन शुमारी दुरुस्त नहीं की गई। कराची को कराची की नुमाइंदगी दे दो, कराची को कराची का हक दे दो। जमात इस्लामी के जलसे में ताजिरों और सनतकारों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। जलसे में समात और गोयाई से महरूम अफराद के लिए भी तर्जुमानी का मुकम्मल इंतजाम किया गया था। खुर्शीद आलम, समा, कराची। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर सर उठा रही है। मुतासरीन और अमवात की तादाद भी दोबारा तेजी से बढ़ रही है। मजमूई हलाकतों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। कोरोना वायरस से पहली हलाकत 11 जनवरी को चीन के शहर वुहान में रिपोर्ट हुई थी। अमवात की तादाद 1 लाख तक पहुँचने में 3 माह लगे। 24 अप्रैल को मजमूई हलाकतें 2 लाख से तजावुज़ कर गई, यानी अमवात 1 लाख से 2 लाख तक पहुँचने में सिर्फ 15 दिन लगे। 4 जून को अमवात की तादाद बढ़कर 4 लाख से जायद हो गई, यानी सिर्फ 40 दिनों में मजीद 2 लाख से ज़्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद में मजीद 2 लाख का इजाफा भी 40 दिनों में हुआ, यानी 16 जुलाई को मजमूई अमवात 6 लाख से जायद हो चुकी थी। 20 अगस्त को मजमूई हलाकतें 8 लाख से तजावुज़ कर गई, यानी सिर्फ 35 दिनों में मजीद 2 लाख जानों का ज़िया हुआ। अमवात की तादाद 8 से 10 लाख तक पहुंचने में तकरीबन 37 दिन लगे हैं। आपको ये भी बताएं कि दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से जायद हो गई है, जिनमें से तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। और पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। ऐसे में समा ने दराज के साथ मिलकर समिट का इनेकाद किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से तरक्की पा रही है। ऐसे में समा ने किया दराज के साथ मिलकर एक समिट का इनेकाद।
वजह बनी कोरोना वायरस की वबा। कोविड की जो आई गेस मेन डेज थे उस पे ऑन एवरेज तकरीबन हमारा बिजनेस बढ़ गया था बिटवीन 35 and 40%। जो सेलर्स जिनकी मार्केटें बंद हो गई थी उनकी वजह से कस्टमर्स नहीं आ सकते थे, ट्रैफिक कम हो गई थी, वो ऑनलाइन खासतौर पे बहुत आए। दराज के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अमार हसन ने बताया कि समिट का मकसद दराज के साथ काम करने वाले 70,000 अफराद को ये बताना है कि सार्फिन को कौन सी अशिया अच्छी लगी। हमारा जो कोर एजेंडा है बताने का वो ये है कि सेलर्स किस तरीके से अपनी क्वालिटी, अपने स्टोर की क्वालिटी, अपने सामान की क्वालिटी, अपने डिलीवरी टाइमलाइंस बेहतर कर सकते हैं। दराज के मुताबिक सार्फिन के लिए एप्लीकेशन पर 2 से 3 अच्छी डिस्काउंट ऑफर्स भी मौजूद हैं, जिससे घर बैठे फायदा उठाया जा सकता है। अफगानिस्तान में अमन कायम होने वाला है, इनखला में जल्दी गैर दानिशमंदी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में इजहार ख्याल। लिखा, मुज़ाकरात में तातुल आ सकता है लेकिन ये खून खराबे से बेहतर है। पीस इज विदिन रीच इन अफगानिस्तान, ये तारीख साज बयान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अहम मजमून का उन्वान। वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने अफगानिस्तान और खत्ते की सूरत हाल पर भरपूर इजहार ख्याल किया है। लिखते हैं, अफगानिस्तान में अमन व अमान नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में आलमी इनखला में जल्दबाजी गैर दानिशमंदी होगी। अफगानों के बाद अफगानिस्तान जंग की सबसे भारी कीमत पाकिस्तानियों को अदा करनी पड़ी। उम्मीद का ये सुनहरा मौका जाया नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अमन का इन्हिसार अफगानिस्तान में क़याम अमन पर है। अफगानिस्तान पर अमन और सियासी इस्तेहकाम बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सिर्फ वो मुसालिहाना अमल कामयाब हो सकता है जो अफगानों की रहनुमाई में पेशरफ्त करे। इमरान खान लिखते हैं, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात मज़ीद दुश्वारियों का सामना कर सकते हैं। इसे कामयाब बनाने के लिए फ़रीक़ैन को सब्र, तहम्मुल और समझौते से काम लेना होगा। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के बहिमाना कत्ल, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का इंदिया दे दिया। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। हिंदू काउंसिल के सरपरस्ती आला डॉक्टर रामेश कुमार ने भारत सरकार को फिर ललकार दिया। मैं डायरेक्ट मुखातब हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। मैं लीगल इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट जस्टिस के पास मैं चाहता हूँ कि ये केस जो है वो डिस्कस हो। मकतूल हिंदू खानदान की खातून श्रीमती मुखी ने भी अपना दुख बयान किया। मायूं जे मर्द एतरा खानदान ॿिया खत्म कराईंदा हाणे ऐं मोचड़ा ॾेई ज़ोरा मर्द सिरिंज लॻराई अलाए छा जो शरबत पियारई अलाए चरी थियण जो पियारई अलाए कहिड़ो पियारे ऐं चई त लक्ष्मी तुंहिंजी आहे जा मथे जा। डॉक्टर रमेश कुमार ने श्रीमती मुखी को यकीन दहानी कराई कि जालिमों से हिसाब लेने के लिए सिफारती और कानूनी जराए समेत तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन रहील कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। और नेशनल T20 कप के लिए बायोसिक्योर बबल में मौजूद क्रिकेटर्स कौन से गेम्स खेलकर वक्त गुजार रहे हैं। खबर इस्लामाबाद से, जहां शॉपिंग मॉल में मेकअप फेस्टिवल सजा है और बदलते मौसम की मुनासिबत की तरह से सामान मौजूद है। रिपोर्ट कर रही हैं फरा रब्बानी। आँखों के लिए मस्कारा, गालों को लाली देता ब्लश, तो होंठों पर सजती लिपस्टिक, ये हो रही है सरमा रुत के इस्तकबाल की तैयारी। इनफे नाजुक का कहना है, सख्त मौसम के वार से निमटने के लिए हुस्न को ढाल भी नई चाहिए। जिस तरह से कपड़ों का स्टाइल चेंज होता है उसी तरह से मेकअप चेंज हो चुका है। कौन सी चीज़ इन है, कौन सी आउट है, हम उसी को लेके आज यहाँ पे मेकअप फेस्टिवल में सीखे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज जो फेस्टिवल हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उसमें एक तो स्पेशल कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट लगाया। मेले के शिरका की दिलचस्पी देखकर लगता है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। ये एहतमाम बता रहा है कि सिन्फे नाजुक ने सख्त सर्दी में भी खूबसूरत रहने का एहतमाम कर लिया है। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। आर्मेनिया की फौज ने अजरबैजान के शहरी आबादी पर फायरिंग और गोलाबारी कर दी। दोनों मुमालिक के दरमियान झड़पें जारी हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।